स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो अभी तक जो भी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हमने डिफरेंट डिफरेंट पीएच निकालना सीखा। हमने वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने अगर हम मिक्स कर देते हैं किसी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या फिर दो वीक एसिड को मिक्स कर देते तो कैसे उनका पीएच फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये जनरल बेस हम यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आज का जो भी लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। अब यहाँ से जो भी चीज़ें शुरू होगी वो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम के अंदर आता है उसके लिए जो पहली चीज़ें पढ़ी हुई है वो ज़रूरी है, वो आनी चाहिए, तभी आगे आने वाली चीज़ों को हम अच्छे से कर पाएंगे। इस वजह से पिछले वाले सारे लेक्चर अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ताकि तुम्हें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद तुम ये वाला लेक्चर देखोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होके तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी काफ़ी अच्छे से, और क्वेश्चन भी तुमसे बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इक्विलिब्रियम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अभी कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफी बार इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट को पहले समझते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले मैं तुम्हें पढ़ के समझाता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में भी तुम्हें समझाऊंगा। तो लिखा हुआ है द फिनोमिना इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अल्फा होता है। ठीक है, तुम लोगों को पता है कि सर क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है। ठीक है, तो द फिनोमिना इन विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसका, हाँ अल्फा किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो क्या होता है अल्फा 1 होता है, इज मिनिमाइज्ड। तो अल्फा क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस को हम ऐड कर रहे हैं, हैविंग एन आयन कॉमन, उसके अंदर एक आयन कॉमन है, टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो भी सब्सटेंस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, उसका एक आयन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन के साथ कॉमन है। ठीक है, तो उस आयन के कॉमन होने की वजह से क्या होता है कि उसका अल्फा कम हो जाता है। इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट वाइज तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो स्टेटमेंट तो तुम्हें लिखना है, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसको मैथमेटिकल वे में समझाऊंगा तो थोड़ी और चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो समझते हैं। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है H। ठीक है, कोई वीक एसिड ले लेता हूं, ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या ले लेता हूं मैं, कोई वीक एसिड ले लेता हूं, मेरे पास क्या है H है। ठीक है, ये कोई मेरे पास H है। ठीक है, ये वीक एसिड है और इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग C1 है, अल्फा 1 है, और Ka इसका मैं ले लेता हूं अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक आयन डाल दिया, एक सब्सटेंस डाल दिया जिसके साथ इसका कोई भी एक आयन कॉमन है। अब तुम्हें पता है कि वीक एसिड है तो क्या होगा, वीक एसिड इस तरीके से डिसोसिएट होगा H प्लस A माइनस के अंदर, हाँ कि ना। तो H प्लस A माइनस के अंदर कुछ इस तरीके से उसका डिसोसिएशन होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर इसकी चलो उसको C ले लेते हैं तो सही रहेगा। C मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया C माइनस C अल्फा, फिर C अल्फा, इसको क्या लिख दिया मैंने, C अल्फा। ठीक है, तो इसका Ka क्या होगा, इसका Ka होगा मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H। ठीक है, ये चीज पढ़ी हमने, मतलब C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से सीधे चीजें लिख रहा हूँ। फिर अगर हमारे पास 5% से कम है अल्फा तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, अदरवाइज फिर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते। तो अप्रोक्सीमेशन कब लेते हैं, ये पता है कि अल्फा को तुम्हें निकालना पहले कौन सा तरीके से, रूट K/C से। इसको लगा के अगर इसकी वैल्यू 5% से कम आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, तो तुम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। तो ये चीज तुमने पहले पढ़ी हुई है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कुछ इस तरीके से रिएक्ट होके कुछ इस तरीके से H प्लस आयन देता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया। ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड में मान लेता हूं कोई Hb है। ठीक है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस कॉन्सेंट्रेशन को मैं M मान लेता हूं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या मान रहा हूं मैं, M मान लेता हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने यहाँ पे M मान लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये हो क्या रहा है कि ये Hb है, ये पूरा डिसोसिएट होगा H प्लस B माइनस के अंदर। चेक करो सही लिखा है क्या। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन लगाया, यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो Hb किसमें कन्वर्ट होगा, H प्लस B माइनस के अंदर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन M है, इसका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 0 है, कुछ टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा, ये M और ये M बच जाएगा।
चीज समझ में आ रही क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ एक चीज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वो वापस से डिस्कस करेंगे कि जैसे ही मैंने पहला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ऐड किया था, उससे पहले हमारे पास ये चीज हो रही थी, लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो हमारे जो भी सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से यहां पर भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते हैं कि यहाँ पे भी C+C∝+M हो जाएगा। ये चीज मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं। तो अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर प्रोडक्ट बढ़ने लग जाता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बताओ अकॉर्डिंग टू ले चाटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? खुद सोचो, बताया हुआ मैंने तुम्हें ले चाटलियर प्रिंसिपल के अंदर कि अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की मतलब हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वहां से H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ी तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो तुम बोलोगे कि सर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ रही है कि रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैथमेटिकली ले चाटलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया किसका? प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है इसका क्या मतलब है? रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है इसका मतलब ये है कि जो इसका डिसोसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम। इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है? कम। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब ये कम है ना, ये कम है, मतलब डिसोसिएशन क्या हो रहा है? कम। तो वही तो बोल रहा है ये कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। क्यों मिनिमाइज हो गया? किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने सब्सटेंस ऐड किया, जैसे ये सब्सटेंस ऐड किया और उस सब्सटेंस के अंदर एक आयन कॉमन है। कौन सा आयन कॉमन है? बताओ। यहाँ पे एक H+ है और यहाँ पे भी क्या है? एक H+ है। तो यहाँ पे H+ और वहां पे H+ कॉमन आ गया। सपोज अगर कॉमन नहीं होता तो क्या मैं C∝+ M लिख पाता? मैं नहीं लिख पाता C∝+M, लेकिन मैंने C∝+M लिखा। रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि यहाँ पे एक आयन कॉमन आ गया। तो कॉमन आयन होने की वजह से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन गई बैकवर्ड, और रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की वजह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिनिमाइज हो गया। किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चीज क्लियर है? क्या समझाया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। पहले ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ ये चीज यहां तक तुम्हें क्लियर हो रही होगी आई थिंक, ठीक है। चलो बढ़िया। तो जब पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाला था तब तक हमारे पास ये था, लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया? C∝+M हो गया, ठीक है। तो C∝+M हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होगी, तो वो चीजें मैं तुम्हें चेंज करके बताता हूँ कि वो चीजें किस तरीके से चेंज होगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पे ही कर देते हैं। तो अगला जो नया हमारा हम Ka लिखेंगे इसके लिए, वो Ka क्या होगा? वो Ka होगा हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये नया वाला लिख रहा हूं मैं, A- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H, ठीक है। इसके लिए तो नहीं लिखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो उसका Ka डिफाइन ही नहीं होता है। Ka ओनली किसका डिफाइन होता है? जो भी हमारा वीक होता है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C∝+M है, तो इसको लिख दिया मैंने C∝+M, ठीक है, इंटू C∝ डिवाइडेड बाय C इंटू 1 - अल्फा। ये चीज क्लियर है? मैंने क्या किया हुआ है? सोचो सोचो, बहुत बहुत इजी चीजें हैं, बहुत आराम से समझ सकते हो चीजों को, क्या समझा रहा हूं, ठीक है। एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो ये किसके बराबर हो गया? सिंपल तुम्हारा Ka के बराबर हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं आपकी जो वीक एसिड है उसका जो भी अल्फा है वो काफी ज्यादा कम है। तो अगर अल्फा काफी ज्यादा कम है, अगर अल्फा इज लेस देन 1, तो 1 - अल्फा को क्या ले सकते हैं हम? 1 पुट कर सकते हैं। तो अगर 1 - अल्फा को मैं 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? इसको देखोगे आराम से, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी Ka इज इक्वल टू C∝+M इंटू अल्फा। ये क्या हो जाएगा? C∝+M इंटू अल्फा। ये चीज क्लियर हो रही है मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ? तो थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा रब करूंगा। तो ये थिंग पहले मैं बता चुका हूँ, तो इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं होगी शायद, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो Ka इज इक्वल टू क्या आ गया वहां से? Ka इज इक्वल टू आ गया C∝+M इंटू अल्फा, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे ये C जो है, अगर थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करूं, वैसे तो यहीं तक हमारा है, ठीक है, यहीं तक हमारा चीजें क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करूं तो मान सकता हूं कि अगर C इंटू अल्फा करने पे, और C इंटू जो अल्फा होगा वो काफी छोटा होगा, काफी छोटी वैल्यू होती है, काफी कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन से तो वो भी काफी कम होगा। तो अगर हमारे यहाँ पर
सी अल्फा प्लस एम में अगर सी अल्फा की जो वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसी वैल्यू ना हो कि अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो सी अल्फा प्लस एम अगर मेरे पास है, तो अगर यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि सी अल्फा की जो वैल्यू है वो एम से काफी ज्यादा कम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सी अल्फा प्लस एम को हम एम लिख सकते हैं। ठीक है, सी अल्फा प्लस एम को क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। और अगर सी अल्फा प्लस एम को एम लिख सकते हैं तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, एम अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास यहाँ से, के बाय एम। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तुम्हारा नया अल्फा डैश, अगर इसको नाम दे तो ये अल्फा डैश तुम्हारा नया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अल्फा डैश तुम्हारा निकल के आ जाएगा कि जो नया तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो कितना होगा, वो होगा के बाय एम। लेकिन ये चीज कब आ रही है, जब हम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जनरली अप्रोक्सीमेशन लेते लेते ही आंसर निकाला जाता है। ठीक है, ये एक इस चैप्टर की एक खास बात बोल सकते हो कि इसमें अप्रोक्सीमेशन ही एक तरीका है जिससे हम जल्दी एक आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर अप्रोक्सीमेशन जैसी कंडीशन नहीं बन रही है तो तुम बेसिक यहाँ तक भी चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कॉमन आयन इफेक्ट तुम लोगों को समझ में आएगा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। फिर से एक बार थ्योरी के फॉर्म में इसको समझा देता हूं मैं कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो डिसोसिएट हो रहा है, तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अल्फा। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हमने कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन खास बात क्या होनी चाहिए कि वो सब्सटेंस का जो आयन है, जो आयन टूट के बनेगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो भी हमारा एसिड था उसका आयन बन के H+ बना, तो उसका एक आयन और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन, वो दोनों कॉमन होने चाहिए, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमने ऐड किया है उससे पहले वाले जो वीक एसिड, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसका प्रोडक्ट वाला पार्ट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट वाला पार्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, और रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। बैकवर्ड जाने का मतलब है डिसोसिएशन कम हो रहा है, डिसोसिएशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन ये कब होगा, जब आयन कॉमन होगा। तो नाम से पता चल रहा है कॉमन आयन, तो कॉमन आयन की वजह से ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। अगर कॉमन आयन नहीं है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक तुम लोगों को चीज क्लियर होगी कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और कभी कभी कॉमन आयन से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली मिक्स करके पूछता है। हाँ, कभी भी ओनली कॉमन आयन पे क्वेश्चन नहीं आता है। कॉमन आयन को किसी पर्टिकुलर, किसी दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता है। ठीक है, तो वो अब आगे जब हम चलेंगे तो आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनके साथ रिलेट करता है। तो वहां पे मैं तुमको समझाऊंगा कि किस तरीके से कॉमन आयन को यूज करके वो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार इसको अच्छे से देख लोगे तो तुम्हारी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है कि पीएच ऑफ पॉलीट्रोपिक एसिड्स। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इसको देखना, एक क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अब आगे चलते और देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है पीएच ऑफ पॉलीट्रोपिक एसिड्स। ठीक है, तो क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, और थोड़ा सा तुम्हारे लिए चीजें नहीं होगी। तो पीएच ऑफ पॉलीट्रोपिक एसिड्स, ठीक है, एसिड के लिए जो चीज बता रहा हूँ बेस के लिए अप्लाई कर देनी है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एसिड पे आता है तो वही चीज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज शायद तुम लोगों ने नोटिस की होगी या तुम लोगों ने देखी होगी, तो अभी तक जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी चीजों पे अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, या जितनी भी चीजों का डेरिवेशन मैंने तुम लोगों को समझाया है, उन सब एसिड में ओनली एक H+ होता था। जैसे कि मैं कभी भी एग्जाम्पल लेता हूँ तो तुमने देखा होगा मैं ओनली HA लेता हूँ, HCl लेता हूँ। ठीक है, ये मतलब इनके अंदर ओनली एक H+ आयन है, इसके अंदर ओनली एक H+ आयन है। और अगर तुम लोगों को पता हो तो एक वर्ड होता है बेसिसिटी। एक वर्ड क्या होता है, बेसिसिटी। तो वो बेसिसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, हम एसिड के लिए डिफाइन करते हैं। वो क्या होता है कि कितने H+ आयन हम वहां पे लूज करता है वो। तो इन सबकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। तो अभी तक जो भी मैं तुम्हारे साथ चीजें डिस्कस कर रहा था वो ओनली जिसकी बेसिसिटी 1 होती है, जिन एसिड्स की, उनके लिए बात कर रहा था। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एसिड भी है जिनकी बेसिसिटी 2 होती है, जिनकी बेसिसिटी 3 होती है। जैसे H2SO4 की बात कर ले हम,
तो H2SO4 के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी 2 है। H3PO4 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से चीजें चेंज होगी। तो इस तरह की कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती है, फिर हमें कैसे करना है, तो इस टाइप की जो भी एसिड्स होते हैं इनको पॉलीट्रोपिक एसिड्स बोला जाता है। पॉली मतलब ये 2 या 2 से ज्यादा H+ आयंस डोनेट कर सकते हैं, इनकी वजह से इनको नाम पॉलीट्रोपिक एसिड्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनका कैसे करना होता है चीजें, तो वो थोड़ा समझाने वाला हूँ। इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना कभी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी आ जाता है तो कैसे इनको हैंडल करना और कैसे इनके आंसर निकालना है, ठीक है, तो देखेंगे आराम से। तो अभी तक तुम्हारा मोस्ट ऑफ द जो भी चीजें हैं वो तुम्हें ओनली एक बेसिसिटी जिसकी भी होती है एसिड की, उन्हीं पे क्वेश्चन आता है। HA पे, HB पे, ठीक है, HCl पे हो गया अपने पास, HBr हो गया, HI हो गया, यही जनरली यूज करता है। CH3COH हो गया, उसकी बेसिसिटी 1 है, ठीक है, तो उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कभी पॉलीट्रोपिक एसिड्स को अगर उसने यूज किया तो उसको कैसे करना है तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे पास सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं H2SO4 का ले लेते हैं, चलो H2SO4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब H2SO4 का एग्जाम्पल लिया तो ये तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, कुछ इस तरीके से टूटेगा, 2H++ SO4 2-, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कुछ इस तरीके से टूटेगा। तो इनके अंदर क्या करते हैं कि सपोज की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में C ली, अब ये स्ट्रॉन्ग है ना, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां से जब जाएगा तो बताओ यहाँ कितना बनेगा, खुद सोचो भी, कितना बनेगा, C बनेगा, नहीं, यहाँ बनेगा 2C, यहाँ कितना बनेगा 2C बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 2 है। तो अगर तुम्हें कोई पूछता है कि बताओ इसका H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2C है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर 2C है तो बताओ pH क्या है, तुम बोलोगे सर माइनस लॉग ऑफ H+, को हम pH बोलते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि माइनस लॉग ऑफ H+, H+ क्या है बेटा, H+ है यहाँ पे 2C, तो ये आंसर क्या हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ पे pH की वैल्यू होगी माइनस लॉग ऑफ 2C, ठीक है। लेकिन अभी अगर तुम पिछले वाली चीजें देखोगे जहां पे मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना सिखाया था, वहां पे मैंने माइनस लॉग C लिया था। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉलीट्रोपिक नहीं था, वहां पे क्या था, ओनली एक H+ था, तो यहाँ पे एक H+ बन रहा था, तो C से C बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हमारे पास और भी ज्यादा H+ डोनेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से उनका आंसर हमारे पास ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये समझ सकते हो, तो आई थिंक तुम्हें चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैंने लिया कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो उसका कैसे निकालोगे, तो कर लोगे ना इतनी सी चीज। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफकोर्स क्या, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी के फॉर्म में हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो कहीं अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा मिलता है H2SO4 से रिलेटेड, तो बस तुम्हें इस तरीके से इसको फॉलो करना है, तो तुम आसानी से वहां पर आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे पास होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम कैसे करेंगे। लेकिन 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 अगर वीक एसिड आ गया, जैसे H3PO4 एक काफी वीक एसिड है, तो H3PO4 अगर उसने हमें दे दिया, ठीक है, अब होगा क्या कि या तो हो सकता है कि ये तीनों एक H+ साथ दे दे, ठीक है, या हो सकता है कि एक H+ डोनेट करे फिर दूसरा करे, ठीक है। तो मैं पहले तीनों के लिए रिएक्शन लिख देता हूं। तो H3PO4 ने अपना फर्स्ट H+ डोनेट किया, ठीक है, एक H+ डोनेट किया, तो बताओ क्या बच जाएगा, बच जाएगा H2PO4- बच जाएगा ना, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिली तो इसका मैं Ka1 लिख रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को Ka1 लिख रहा हूं। इसी तरीके से ये जो एसिड बना, ये भी तो एक एसिड है, याद है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की शायद तुम्हें पता होगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये क्या होगा, ये H+ गेन करके किसमें चला जाएगा, ये, और ये एक H+ डोनेट करके किसमें चला जाएगा, अगर इसको मैं एक H+ डोनेट करवा दूं तो H3PO4-, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ HPO4 2-, है ना। इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, ये भी HPO4 2- कन्वर्ट हो जाएगा H++ PO4 3-, है ना। चीजें क्लियर है क्या समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये टोटल 3 स्टेप का प्रोसेस है, क्योंकि ये तीनों H+ दे सकता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन का K1 था, सेकंड वाली का Ka2, थर्ड वाली इक्वेशन का क्या ले लिया मैंने, Ka3। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने पे क्या होगा, सीधा ऐड करने पे ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो 3H+, तो ये बच जाएगा H3PO4, ठीक है, H3PO4 इज इक्वल टू 3H+ प्लस PO4 3-। तो ये वाली इक्वेशन कब है, जब तीनों H+ दे दिए। ये इक्वेशन कब है, जब वो हम एक एक स्टेप को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, तो चीजें क्लियर होगी। अब तुम मुझे ये समझाओ कि अगर ये इक्वेशन आ गई तो इसका K कैसे निकालेंगे, इसका K कैसे निकालेंगे। तो पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं।
अगर हम 3 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनका के कैसे निकाला जाता है? तो के क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3। ये तुम्हें पता होगा, ठीक है, ये कहाँ पढ़ चुके हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा हुआ है हमने कि अगर 3 इक्वेशन को हम 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो उनके के पे क्या फर्क पड़ता है? उनका के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इस रिएक्शन का कोई के पूछेगा तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो आंसर ये होगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा चीज यहाँ पे समझोगे। अब मुझे ये बताओ कि एक एसिड ये है, एक एसिड ये है और थर्ड एसिड ये है, ठीक है। 3 एसिड है ना, इनको एसिड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तीनों H+ डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, एसिड बोल रहा हूँ। इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब है कि कौन किस टाइम पे ज्यादा H+ निकालेगा। तो मुझे खुद बताओ कि ये H+ डोनेट कर दिया, ठीक है, ये ओनली एसिड की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि इसके पास वो टेंडेंसी नहीं है H+ गेन करने की, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? एक H+ डोनेट कर दिया और H2PO4- में कन्वर्ट हो गया। तो अगर तुम्हें एम्फीप्रोटिक के बारे में पता हो, एम्फीप्रोटिक के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन किया था, तो एम्फीप्रोटिक की बात करें तो क्या ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है क्या? एम्फीप्रोटिक का मतलब है जो H+ दे भी सकता है, जो H+ ले भी सकता है। तो क्या ये एक H+ ले सकता है? तो अगर ये H+ लेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और एक H+ देगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं है? तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये है यहाँ पर एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव कर रहा है। चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? अगर ये यहाँ पर एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर बेस वाले कैरेक्टर भी है। मतलब अगर इसके अंदर बेस वाले कैरेक्टर है तो इसकी टेंडेंसी कम होगी क्या देने की? H+ देने की। मतलब जो फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो H+ देगा उतना ज्यादा H+ सेकंड वाली इक्वेशन में तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऑफकोर्स नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा? कि वो पॉजिटिव चार्ज को गेन करे, वो ये नहीं चाहेगा कि उससे वो पॉजिटिव चार्ज निकल जाए। तो इस तरीके से इसकी टेंडेंसी कम होगी। थर्ड वाले इक्वेशन में जाओगे तो और टेंडेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जनरली इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उन क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होता है कि जो भी हमारा H+ अब सबसे ज्यादा किसमें डिसोसिएट हो रहा है? तो सबसे ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है इसके अंदर। मतलब अगर यहाँ पे C दिया होगा तो अगर इसका तुम C- C अल्फा मानोगे तो यहाँ पे C अल्फा बन जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो एक तो ये चीज निकल के आ सकती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि किसमें सबसे ज्यादा H+ निकलने के चांसेस है? तो वो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। अब सबसे ज्यादा H+ अगर इसमें निकल रहा है मतलब इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होगा और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो उसका K भी क्या होगा? ज्यादा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है कि जो K1 की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू K2 और एज कंपेयर टू K3। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो हम करते क्या इन तरीके क्वेश्चन के अंदर कि हम यहाँ पे यही बोल देते हैं कि जो भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? ओनली फर्स्ट स्टेप से। अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेके बोल देते हैं कि जो भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कहां से आएगी? ओनली यहां से। और ओनली हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही सॉल्व करके क्या कर देते हैं? आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर इस टाइप से दिया हो तो हमें ये फॉलो करना है, अगर इस तरीके की इक्वेशन दिए तो फिर हमें ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल रहा हूं कि तुम यही लगा दोगे तो काम हो जाएगा कि जो भी तुम्हें H+ मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? फर्स्ट वाले से। सेकंड और थर्ड वाले से क्यों नहीं मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों बेस की तरफ भी बिहेव कर रहे हैं और दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स ये दोनों H+ डोनेट नहीं करेंगे तो इधर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इधर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो K2 K3 कम होगा, K2 K3 कम होगा तो K1 काफी ज्यादा होगा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे ना और अगर आंसर भी तुम वहां पे देखने की कोशिश करोगे तो K1 K2 K3 की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही लिखी होती है, ठीक है। तो उससे हमें सीधा ये प्रेडिक्शन मिल जाता है कि हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो H+ की वैल्यू निकल के आएगी वही हमें आंसर देना है। मतलब ओनली हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व करना है, बाकियों पे ध्यान हमें नहीं देना है। तो ये एक सिंपल सा पॉलीट्रोपिक एसिड्स के बारे में फिर तुम्हें बताया। तो बस यहाँ से H+ निकाल लोगे, H+ निकाल के उसका pH निकालना तुम्हें आता है, ठीक है। बार बार वो फॉर्मूला लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी चीज अगर तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गई हो तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुम्हें, एक दो तीन क्वेश्चंस कहीं पे मिलेंगे तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। और फिर भी अगर डाउट आता है तो फिर हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि काफी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मुझे आए थे, तो एक बार उसको मैं समझा देता हूँ कि उसका क्या चीज होता है। मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH। pH का टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, pH पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें अगर याद हो तो मैंने जो भी चीजें तुम्हें समझाई है वो सारी चीजें समझाई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है।
तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे समझाई है, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो क्या पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये चीज समझते हैं आज। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा तो देखते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता हो तो हमने KW के बारे में पढ़ा, जिसकी वैल्यू मैंने 10⁻14 बोली थी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बोला था ना, बहुत बढ़िया बोला था। अब होता क्या है ना कि जो भी हमारे पास ये रिएक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा, उन दो चीजों के बाद उनका कंक्लूजन निकाल के बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट हमें फॉलो करना, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता हो तो कोई भी अगर हम रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर, तो सपोज H लिया, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल देते हैं इसको H++ A- होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जनरली डिसोसिएशन वाली प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट हमारा ये और डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन होने का मतलब क्या है कि वहां पे हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, उनके हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। हमें डिसोसिएशन कर रहा है मतलब हमें एनर्जी क्या होनी देनी पड़ रही, ठीक है। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो मतलब ये प्रोसेस एक तरीके से क्या होगी, ये प्रोसेस एक तरीके से होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होगी हमारी एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो अगर तुम लोगों को पता हो तो मैंने बताया हुआ है तुम्हें टेम्परेचर का इफेक्ट के पर, टेम्परेचर का इफेक्ट कहां पर, के पर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बताया था कि अगर कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है। याद है तुम लोगों को? अगर तुम लोगों को याद हो तो शायद पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, के बढ़ता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा के क्या होगा, बढ़ेगा। चीज समझ में आ रही, ठीक है। लेकिन अगर एक्सो होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी एंडोथर्मिक के लिए बात कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ा है, के बढ़ा, के बढ़ा, के क्या होता है, KW क्या होता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑफकोर्स अगर KW बढ़ेगा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। ये चीज क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो बताओ पीएच पे क्या फर्क पड़ा। चलो बहुत ही सिंपल सी चीज, अगर हम H+ बढ़ाते हैं तो बताओ पीएच बढ़ता है या कम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है कम, पीएच क्या होता है, कम। तो तुम्हें याद रखना है कैसे कैसे कैसे, माइनस लोगो पे H+ होता है ना गधड़ों, माइनस लोगो पे H+ होता है, तो माइनस लगा दिया ना आगे। तो अगर H+ बढ़ेगा, लोग के अंदर कोई भी चीज होती है अगर वो बढ़ रही है तो लोग वैल्यू बढ़ती है, लेकिन माइनस लगा दिया तो फिर क्या हो गई, कम। मतलब अगर तुम H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो पीएच क्या होता है, कम। अब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ रही है, जब KW बढ़ रहा है। KW कब बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच क्या होता है, कम होता है। पीएच क्या होता है, कम होता है। बढ़िया। अब क्या होता है ना कि पहले अगर हम बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारा पीएच कितना होता था, 7। न्यूट्रल वाला जो पॉइंट होता था 7। अब क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा अगर हम बात करें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा क्या होगा, हमारा जो पीएच होगा वो कम हो जाएगा। पीएच कम होने का ये मतलब नहीं है कि जो हमारा पानी होगा वो अब 7, जो भी हम न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं उस 7 वाले पॉइंट पे अब वो एसिडिक नेचर शो करेगा या बेसिक नेचर शो करेगा, तुम इस तरीके से निकालोगे। ऐसा नहीं करना तुम लोगों को। यहाँ पे तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर टेम्परेचर से KW पे चेंज आ रहा है, KW से तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट पे भी फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर चेंज करने से तुम्हारा जो प्योर वाटर का पीएच है, अगर उस प्योर वाटर की पीएच की बात करूं तो पीएच क्या होता है, डिक्रीज होता है। पीएच डिक्रीज होता है, साथ साथ में KW बढ़ रहा है तो OH- भी बढ़ रहा होगा तभी तो, क्योंकि अगर प्योर वाटर है तो जितना H+ होगा उतना OH- होगा, ठीक है। तो अगर ये बढ़ा तो OH- भी बढ़ा, OH- बढ़ा तो पीओएच कम हुआ, OH- बढ़ा तो पीओएच क्या हुआ, कम। और अगर पीओएच कम हुआ तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच भी कम होता है, पीओएच भी कम होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम्हें याद रखना है। लेकिन कुछ रिएक्शंस, बहुत कम, रेयरली कुछ रिएक्शन तुम्हें मिलेगी जहां पर एक्सो हो जाएगा। एक्सो मतलब जहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम्हारा जो पीएच होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हम यही चीज फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट जो भी रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो तुम्हें सिंपल सा ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ता है। क्यों, एंडोथर्मिक के अंदर के बढ़ता है, के बढ़ने से H+ बढ़ेगा, H+ से पीएच कम होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें अच्छे से याद रखनी है कि जो भी पीएच होता है उसका इफेक्ट हमारे टेम्परेचर पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को आराम से ध्यान से देख लेना ताकि तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ इश्यू है, लाइट का इश्यू है, तो पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा। तो अगले लेक्चर में तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स, मैंने बोला था तुम्हें लास्ट टाइम के अंदर कि मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और उतना टाइम नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज का लेक्चर मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना और उसको अच्छे से समझना। अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के बाद में कुछ एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑफकोर्स वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी नया टॉपिक है, तो मज़ा भी आएगा, समझने में मज़ा आएगा। तो अच्छे से पूरा जो भी समझाया हुआ है उसको अच्छे से समझ लेना, ताकि चीज़ें अगर आगे यूज़ में आती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके लिख लेना, ठीक है। और पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो। काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो, और ऑफकोर्स जितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो अपनी तरफ से डालो, ताकि तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट में तुम्हें खुद एक पॉजिटिव वाइब्स मिले कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। अदरवाइज ऐसे ही निकल जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर से क्लासेस शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा जब तुम पूरा गिव अप कर चुके होगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो टाइम तुम फेस करो कि तुम जस्ट एक गिव अप वाली कंडीशन में पहुँच जाओ। तो बस उसको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझो, चीज़ों को ध्यान से करो, और कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत हो तो हमसे बात करो, ठीक है। फ्रीली कभी भी हमसे बात कर सकते हो, मैसेज करके बात कर सकते हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।